वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिस्कशन में। आज आज हम लोग यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर डिस्कशन करेंगे और आपको बता दें कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आरंभ हो चुका है। निबंध का पेपर हो चुका है और जीएस के पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर आज हो चुके हैं। कल संडे है और जीएस पेपर 3rd और 4th कल होना है। तो प्रश्न पत्र आप सबों के पास पहुंच ही गए होंगे। जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, आई रिक्वेस्ट कि आप इंटरनेट से उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। हम लोग भी अपने इस लेक्चर में जीएस निबंध के साथ साथ दोनों पेपरों पर डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ टॉपिकों पर विशेष डिस्कस करेंगे और चूंकि ये 20-20-40 प्रश्न है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम इस पे आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। आज एक मोटे तौर पर प्रश्नों की प्रकृति कैसी रही है, किस सोर्सेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टूडेंट्स जो उम्मीदवार आज पेपर दे रहे थे क्या उनको कोई दिक्कत हुई कि नहीं, तो टफनेस का लेवल कैसा था, इन मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर मैं भी निकाल लेता हूं, अगर आपके सामने है तो अच्छी बात है, वरना फटाक से आप अपना सिस्टम ओपन करिए, मोबाइल या लैपटॉप, और क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। सबसे पहले हम लोग निबंध के बारे में बात करते हैं कि निबंध का पेपर कैसा था। उसके बाद जीएस पेपर 1 और 2 पे हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी से निकाल लीजिए, मैंने भी मोबाइल पे ओपन कर लिया है। अब लिखने की समस्या से मैं चाहता हूँ कि बचूं, ताकि आपको सीधे डिलीवर कर सकूं। क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। हमारा ये वीडियो इसी एजुकेशन सीरीज का ही अगला पड़ाव आप इसको समझ सकते हैं। 2 वीडियो हमारे हो चुके हैं। वो शिक्षा व्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उससे संबंधित थी। आज का जो वीडियो है वो यूपीएससी के प्रश्न पत्रों की प्रकृति पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निबंध पेपर पे बात करते हैं। बहुत जल्दी से बता दूं कि यूपीएससी का निबंध पेपर 250 अंकों का होता है और इसमें 2 निबंध लिखने होते हैं। आपको 4-4-8 विकल्प मिलते हैं, 2 खंडों में होता है। खंड ए और खंड बी दोनों में 4-4 टॉपिक दिए गए होते हैं और आपको दोनों में से एक एक निबंध लिखना आवश्यक है। और दोनों के लिए टोटल मार्क्स 250 अंकों का होता है। एक निबंध के लिए 125 अंक अलॉटेड किए जाते हैं और आपको लगभग 1000 से 1200 शब्दों के बीच में लिखना होता है। जो नए स्टूडेंट है, पहली बार इस चीज को देख रहे होंगे, ये उनके लिए था। अब आइए सीधे हम इस बार के प्रश्नों की प्रकृति पर बात करते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया। सेक्शन ए में आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। अंग्रेजी भी है, ऑक्सीमोरोनस रिफ्लेक्ट द आयरोनीज ऑफ लाइफ। दूसरा क्वेश्चन है, एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है। एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है। अ ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे कि इनको कैसे डील करना है। पहले मैं एक बार और पढ़ लूं। टॉपिक नंबर 3 है, या क्वेश्चन नंबर 3 आप कह लें, कि कांटा कली का बदला हुआ रूप है। कांटा यानी जो पेड़ों में होते हैं। अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बर्ड। अब आप देखिए प्रश्नों की प्रकृति कैसी है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे कंटिन्यू, तो मेरे एक निबंध के वीडियो में मैंने बताया था कि इस समय पिछले कुछ वर्षों से प्रश्नों की प्रकृति फिलोसॉफिकल टाइप की हो गई है। पहले प्रश्न थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, जिसको सीधे टॉपिक बेस्ड मानकर आप लिख सकते थे। उसमें बहुत ज्यादा टॉपिक के लिए दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से और आज के भी प्रश्न पत्र में प्रश्नों की प्रकृति ऐसी है कि आपको, अगर आप प्रश्न ही समझ जाएं तो आप आधा जंग जीत चुके हैं। तो प्रश्नों की प्रकृति, भाषा, उनका कहने का संदर्भ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ने अगर ये प्रश्न दिया है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इस साइकोलॉजी को समझकर जिन्होंने लिखा होगा, तो मुझे लगता है कि उनको अच्छे अंक आएंगे। और जिनको आगे 2027, 28, 29 में एग्जाम देना है, वो भी इन चीजों को ध्यान में रखें कि आपका जो जो कंप्रिहेंशन लेवल है वो बेहतर होना चाहिए, ताकि आप पढ़ के उसके अंदर उसके पीछे छिपे हुए निहितार्थों को समझ पाएं।
ये चीजें निबंध के प्रश्न पत्र में जांचा जा रहा है आजकल। चौथा टॉपिक है जब दो हाथी लड़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब दो हाथी लड़ते हैं तब घास ही रौंदी जाती है। जब दो हाथी लड़ते हैं यानी कोई दो बड़ा जीव, दो बड़े देश, दो बड़े योद्धा, तो इसमें डायमेंशंस बहुत हैं, बहुत तरीके से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। मैं संक्षेप में बता दूंगा कि कैसे किया जा सकता है और इसमें घास का क्या तात्पर्य है। मतलब इस टॉपिक में हाथी से क्या संदर्भ है, घास का क्या मतलब है, इसको समझ के लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है प्रकृति ही जीवात्मा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक अच्छे शिक्षित दिमाग में हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होंगे। हम थोड़ा इस पे बात करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे निबंध पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर रखा है। क्योंकि हमारा डिस्कशन एजुकेशन इन इंडिया पे चल रहा है, तो मैंने लगभग जितने प्रश्न यहाँ लिखे हैं ये किसी न किसी वे में एजुकेशन से संबंधित है। जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 18 भी एजुकेशन से संबंधित है प्रश्न। जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी शिक्षा से संबंधित है। अन्य बातों को भी हम ले लेंगे। तो क्वेश्चन 7 और 8 भी आप देख लीजिए। कठोर निर्णयों को टालना सबसे कम नैतिक मार्ग है। और लास्ट क्वेश्चन है उत्तम नेता वह है जो अपने अनुयायियों का अनुसरण करता है। ये सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं और दार्शनिक प्रकृति के हैं। इनको हल करने के लिए माइंड का जो लेवल है वो बेहतर होना चाहिए, पढ़ के समझने की योग्यता बहुत अच्छी होनी चाहिए। और छोटे छोटे चीजों पर अगर हम बात करें तो पहला जो टॉपिक था कि विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। हमारा जीवन विभिन्न तरह के विरोधाभास, विभिन्न तरह की विडंबनाओं से घिरा होता है। अक्सर आपके जीवन में बहुत सारी नैतिक दुविधाएं आ जाती हैं। नैतिक दुविधाएं अर्थात दो बेहतर डिसीजन में से किसी एक को ही आपको चुनना होता है और दोनों इतने इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं कि आप किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। और आप जिसको छोड़ेंगे, क्योंकि चुनना कंपलसरी होता है, जिसको भी आप छोड़ेंगे उसका दर्द आपको चुभेगा। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जहाँ जो जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। ये पहला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है। चौथा टॉपिक पे अगर हम बात करें तो ये वही है कि मुझे लगता है कि इस टॉपिक को चुनते समय यूपीएससी के क्वेश्चन सेटर के दिमाग में हाल के समय में वैश्विक स्तर पर जो घटनाएं, जो युद्ध हुआ है, मुझे लगता है कि शायद उसको ध्यान में रखकर उन्होंने इस प्रश्न को बनाया है। और मेरा इशारा ईरान और अमेरिका के युद्ध की तरफ है या यूक्रेन और पश्चिमी देशों के बीच का जो रूस, यूक्रेन और पश्चिमी देशों के बीच का जो तनाव है, इन मुद्दों को ध्यान में रखकर लगता है कि इस प्रश्न को सेट किया गया है। यहाँ दो हाथी का संदर्भ मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जो कोई बड़ा, मान लीजिए रूस और अमेरिका बड़े देश हैं, अगर इनके बीच कोई वॉर होता है, तनाव होता है, तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतती है। कोल्ड वार के समय के पीरियड को भी आप याद कर सकते हैं। इस समय ईरान और अमेरिका के बीच भी लगातार जंग जारी था, आज भी ये तनाव बरकरार है। तो ऐसे में तब घास ही रौंदी जाती है। यहाँ घास से आप समझ सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं छोटे मोटे, वो परेशान हो रहे हैं, उन पे हमला हो रहा है ईरान की तरफ से। इसका एक साइड इफेक्ट भारत पर भी पड़ रहा है कि भारत को तेल और अन्य चीजों का समस्या हो गया है। दुनिया के अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ा है। तो युद्ध कोई और लड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट केवल वहीं तक सीमित नहीं है, अन्य देशों पर भी हो रहा है। यही चीजें आप अन्य संदर्भों को भी, उदाहरणों के साथ भी अगर आपने लिखा होगा या इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से जोड़कर आप इनको देख सकते हैं। यानी बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच अगर कोई मुकाबला होता है तो उसका परिणाम वहीं तक लिमिटेड नहीं होता है, पूरे देश और दुनिया और समाज पर असर पड़ता है। और फाइनली आप कंक्लूजन क्या देंगे कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं होता। शांति, वार्ता, कूटनीति, ये सारी चीजें ही दुनिया में शांति और स्थायित्व ला सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अच्छे शिक्षित दिमाग में। अब सवाल है ये अच्छा और शिक्षित दिमाग का क्या मतलब है। शिक्षित दिमाग क्या अपने आप में पर्याप्त नहीं है, वो अच्छा भी होना जरूरी है। बहुत अच्छा इसमें टर्म दिया हुआ है। हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होंगे। इनक्विजिटिव माइंड, डॉक्टर कलाम अपने भाषणों में अक्सर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे कि अच्छा दिमाग वही है जो हमेशा प्रश्न पूछता हो। और वो चाहते थे कि भारत में जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं,
उनका दिमाग वो प्रश्न पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछना आपके बौद्धिकता को बढ़ाता है, आप सीखेंगे। जो बच्चा प्रश्न ही नहीं पूछता है, वो कुछ सीख ही नहीं पाता है। इसके विपरीत जो बच्चे जिनके दिमागों में प्रश्न हो, चाहे बच्चे हों या बड़े हों या लड़कियाँ हों, अगर उनके दिमाग में प्रश्न आता है, तो वो कहीं न कहीं नए ज्ञान को पाने, नए ज्ञान को सृजन करने का एक उपाय है और ये होना चाहिए। हमारी शिक्षा नीति, चाहे वर्तमान शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हो या इससे पहले जो 1970-80 के दशक में बना था वो हो, पिछली भी शिक्षा जो पॉलिसी थी उसका जो करिकुलम फ्रेमवर्क था, वो भी इन्हीं बातों पर जोर देता था कि बच्चों का जो स्कूली जीवन है वो बाहर की दुनिया से जुड़ा होना चाहिए। बाहर की दुनिया से देखकर, सीखकर बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाएँ, ना कि केवल टेक्स्ट बुक पर दिए गए चीज़ों पर ही बेस्ड हों। तो ये कहीं न कहीं इन चीज़ों को शामिल करके इस टॉपिक पे अगर आपने लिखा होगा, किसी ने लिखा होगा, तो मुझे लगता है कि सही लिखा होगा। आगे भी ये टॉपिक आप इसी तरह से सोच सकते हैं। एक अच्छे शिक्षित दिमाग में हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होंगे, तो प्रश्नों का होना दिमाग में बहुत अच्छा होता है। और 7वाँ और 8वाँ है कि उत्तम नेता वही है। नेता का तात्पर्य यहाँ केवल पॉलिटिकल लीडर से नहीं है। नेता यानी जो लीड करता है, वो एक पॉलिटिकल लीडर के अलावा अन्य स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकता है। किसी और क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र का भी लीडर हो सकता है। तो आप इसे केवल राजनीति से ना बांधें, हर क्षेत्र से जोड़कर देख सकते हैं। तो इसमें उत्तम लीडर वही है जो अपने अनुयायियों का अनुसरण करता है। यानी वो अपने फॉलोअर्स की बात सुनता है, उनको देखता है, समझता है वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसी नहीं कि अपनी ही बात थोप दे। कोई भी व्यक्ति तभी सफल हो सकता है, राजनेता की अगर हम बात करें, जो अपने मास फॉलोअर्स की बातों को सुनकर उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज तैयार करता है या करवाता है। केवल अपनी ही बात रखना, वन साइडेड कम्युनिकेशंस किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। इसलिए बेहतर होता है कि आप अपनी भी बात कहें और बेहतर है कि उनकी बात सुनें। केवल अपने मन की बात कहना पर्याप्त नहीं है, दूसरों की मन की बात को सुनना, भावनाओं को सुनना, उनके पेट में लगी भूख को पहचानना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना एक अच्छे नेता, अर्थशास्त्री, समाज सेवी आदि का बहुत बड़ा गुण है। जो लोग इस फिलॉसफी को, इस भावनाओं को समझते हैं, वही आज अपने-अपने क्षेत्रों में काफ़ी आगे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, बिज़नेस में हो, टीचिंग में हो या अन्य किसी क्षेत्र में। तो लीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फॉलो द फॉलोअर्स। पर इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि लीडर और फॉलोअर के बीच का जो गैप होता है, वो इंटेलेक्चुअल गैप होता है। लीडर बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति होता है। अगर वो धरातल से उठा हो, बाय फोर्स उसको किसी ने लीडर बना दिया हो, ऐसे लीडर की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा नेता वही है जो ज़मीनी संघर्ष से संघर्ष करते हुए एक ऊँचाइयों पर पहुँचता है। मैं आपको शेक्सपियर का एक कथन याद दिला देना चाहता हूँ इस संदर्भ में। शेक्सपियर का कहना था कि दुनिया में 3 तरह से महानता होती है, या म एक तो वो होते हैं जो महान पैदा ही होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दूसरे वे होते हैं जो महानता जिन पर महानता थोप दी जाती है, सौंप दी जाती है, यानी उठाकर बड़े पोस्ट पे बैठा दिया गया। ऐसे व्यक्ति की तरफ उनका इशारा था। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर पाते हैं। और तीसरे महान किस्म के लोग वो होते हैं जो महानता अर्जित करते हैं। ये शेक्सपियर का कहना था, आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो जो तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो महानता अर्जित करते हैं, वो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने जीवन काल के अनुभवों से सीखते, जूझते, लड़ते आगे बढ़ते हैं और वो काफ़ी ऊँचाइयों तक जाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति जब लीडर बनते हैं या लीड करते हैं, तो समाज को बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि लीडर को फिर हमेशा अपने फॉलोअर्स को ही सुनना चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फॉलोअर्स का एजुकेशन लेवल, उनका सोच का स्तर नॉर्मली सामान्यतः बहुत ही कम होता है। तो आप हमेशा उनकी बात मानेंगे तो कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इस निबंध में पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान में लिखना चाहिए। लगभग हर निबंध में ही आपको इस पॉलिसीज़ को, इस तरीकों को अपनाना चाहिए। मोटा-मोटी डिस्कशन निबंध के पेपर पे यही है। अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो हम किसी और टॉपिक पर और ब्रॉड तरीके से चर्चा करेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं
जीएस पेपरों के प्रकृति के बारे में। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो देखते समय अपनी राय से भी हमें अवगत कराएं कि आपने क्या सोचा। जो लोग नए हैं, जिनको अगले साल एग्जाम देना है 2027 में, उनके लिए जो बहुत जरूरी है कि आप प्रश्न पत्रों को ठीक से देखें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए। मेंस का जो पेपर है, अभी आज जो दोनों पेपर है और निबंध का पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न आपको इसमें नहीं दिखेगा जो आपके सिलेबस से बिल्कुल हटके हो या बहुत ज्यादा टफ हो। पेपर वन तो बिल्कुल ही आसान है, एक आध पॉइंट कोई ऐसा होगा, वरना प्रश्न पत्र कठिन नहीं है। इसकी तुलना में जब 24 मई को प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, तो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स या उम्मीदवारों के भी पसीने छूट गए थे। प्रीलिम्स का पेपर वाकई बहुत टफ था, उसकी तुलना में मेंस काफी आसान है। ये यूपीएससी की प्रकृति है, इसके बारे में और कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके प्रश्न पूछने का तरीका ही ऐसा है। प्रीलिम्स को जानबूझकर टफ किया जाता है क्योंकि उसमें कैंडिडेट्स की संख्या काफी होती है, इसकी तुलना में मेंस में कम होते हैं। तो आइए जीएस पेपर वन पे हम बात करें। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें 20 प्रश्न होते हैं। 10 प्रश्न 150 शब्दों वाले होते हैं और बाकी के 10 प्रश्न यानी 11 से लेकर 20 तक जो है वो 15 अंकों के होते हैं और वो 250 शब्दों में लिखने होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस को मैं देखकर आप भी शायद प्रश्न पत्र सामने रखे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल लाइन, एक एक वाक्यों का ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 मौर्य इतिहास से संबंधित है। मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अशोक के अभिलेखों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल कोई नहीं कहेगा कि ये टफ है, और सबसे लोकप्रिय टॉपिक भी है। मौर्य साम्राज्य और अशोक को कौन नहीं पढ़ता है। आप किसी भी कोचिंग में जाइए, क्लासेस इतिहास से जब शुरू होती है तो सिंधु और वैदिक सभ्यता के बाद मौर्य सभ्यता पर ही फोकस किया जाता है, और सबसे ज्यादा अशोक और उसके शिलालेखों का ही वर्णन होता है, चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या यूपीएससी की तैयारी हो। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 150 शब्दों में इस पे कैसे लिखना था, उसके कैसे लिखना था ये मैं बता दूं, यही इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों का महत्व आपको बताना है इतिहास के पुनर्निर्माण, इतिहास के पुनर्निर्माण के संदर्भ में। यानी मौर्य काल के इतिहास अगर आपको जानना हो तो क्या अशोक के अभिलेख कितने पर्याप्त हैं, आपको ये बताना है। पॉइंट में अगर 8-10 पॉइंट आप इसके समर्थन में लिखेंगे और लास्ट में 1-2 पॉइंट लिखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में अशोक के अभिलेखों के अलावा अर्थशास्त्र, विदेशी लेखकों की भी पुस्तकों का सहायता लिया जा सकता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अंत में 1-2 चीज़ें आप इसके वीकनेस या सीमाओं पर दिखा सकते हैं। हाँ, इसमें चूँकि महत्व की बात की गई तो अशोक का अभिलेख वाक़ई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के विभिन्न भागों में ये अभिलेख पाए गए हैं। विभिन्न भागों से लगभग 14 अभिलेख हैं, जिसमें अशोक के अपने विचारों, उसकी शांति नीति का ब्रॉड डिस्कशन है। और इसके अलावा अन्य किसी सोर्सेज में इतनी विस्तार से अशोक के बारे में या मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, अगर मौर्य इतिहास के टेक्स्ट के बारे में अगर आपको जानना हो तो वो चीजें अशोक के अभिलेख में नहीं है। अशोक के अभिलेख में जो है वो नैतिक बातें ज्यादा है कि किसका सम्मान करना चाहिए, विदेशों में कौन कौन से देश अशोक के समय में थे, ये बातें ज्यादा हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव या इकोनॉमिक पॉलिसीज इसमें नहीं मिलते हैं, ये अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। तो ये इसकी कमियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भारत में औपनिवेशिक प्रशासन और शिक्षा पर मैकाले मिनट के प्रभाव के बारे में है। मैकाले के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मैकाले ने ही भारत में 1835 के आसपास भारत पर शिक्षा के बारे में उन्होंने एक विस्तृत अपना विवरण प्रस्तुत किया था। तो मैं भारत में शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, शिक्षा के विषय क्या हो, भाषाएं क्या हो, इसको लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में काफी विवाद चल रहा था। मैकाले को ये जिम्मा दिया गया था कि आप इस पॉलिसीज को बनाइए और बताइए कि भारत में जो शिक्षा पे व्यय किया जाए वो किस चीज पे हो, विषय क्या हो, और इसके भाषाएं क्या हो, स्कूल किस तरह के हो। तो मैकाले का उस मिनट का प्रभाव पूछा है। ये उसी का प्रभाव है कि अभी पिछले कुछ वर्षों तक भारत में अंग्रेजी को लेकर काफी लोगों में वो है, अंग्रेजी का प्रभाव आज भी बना हुआ है। मैकाले मिनट को ही आप कह सकते हैं। इस प्रश्न पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन ब्रॉड में करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर फिर 8 पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत सिंपल है, तो आप देखिए, गांधीवादी आंदोलनों का महत्व। यानी गांधी के समय में जितने आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
1920 का आंदोलन, 1942 का आंदोलन इत्यादि। इनके महत्व और उनके द्वारा संगठित जन समूहों में निहित था, इन बातों को बताना है। गांधी के आंदोलन की विशेषता यही थी कि वो जब एक मास लीडर थे और सबको, चाहे बच्चे हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सबको अपने आंदोलन में शामिल करने का मौका देते थे, अवसर देते थे। और इसके पीछे उनकी शांति और अहिंसा की नीति थी, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उसमें शामिल होते थे, और यही उनकी सफलता का राज था। क्वेश्चन नंबर 4, फुजीहारा प्रभाव क्या है, इसके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सब भूगोल के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियों पर है। भारत एक ये क्वेश्चन सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियों के बावजूद विविधता में एकता की जो भारतीय समाज की मुख्य विशेषता बनी हुई है, इंडियन सोसाइटी का प्रश्न है। अब हमारे पिछले डिस्कशन में हमने भारतीय समाज के विविधता पर काफी कुछ डिस्कशन किया है, और प्रश्न बहुत सामान्य है, बिल्कुल टफ नहीं है। हालांकि भारतीय समाज में विविधता तो है, लेकिन सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, और ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पार्ट है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। जिस देश में, जिस समाज में लगभग 1600 प्लस भाषाएं हों, जिस देश में 8 धर्म को मानने वाले लोग हों, जिस देश का भौगोलिक डाइवर्सिटी इतना विस्तार हो, वहां लोगों से आप एक कॉमन फ्रेमवर्क की तरह रहने या सिविल कोड की तरह बिहेव करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लोगों का खान पान, सोच, दर्शन अलग ही है, और उसके अकॉर्डिंग उनका व्यवहार भी होगा, और चीजों में टकराव भी होना जायज है। तो भारतीय विविधता के साथ सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियां, ये भारतीय समाज की विशेषता तो है, पर अच्छी विशेषता तो इसको नहीं कहेंगे। ये चुनौतियां हैं जिससे सरकारें निपट रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे सक्षम रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 विजयनगर साम्राज्य के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन नीचे से उठे जन दबाव द्वारा संचालित था। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल ही है, लेकिन प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपको याद होगा कि आजादी के बाद 1952 में, 52-53 में आंध्र प्रदेश राज्य का मुद्दा चर्चा में था। उस समय गांधीवादी नेता थे आंध्र प्रदेश के, पुट्टी श्री रामालू, और वो लगभग 56 दिनों के अनशन पर बैठे थे। उसके बाद उनका देहांत हो गया था। जिस मुख्य मुद्दा था कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। उसके बाद सरकारों पर दबाव पड़ा, विभिन्न राज्यों से भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने की मांगे आने लगी, आंदोलन होने लगा। तो नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर काफी दबाव पड़ा, और उन्होंने पुट्टी श्री रामालू के निधन के बाद भाषाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन किया, और 1956 में एक्ट बना, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन भाषाई राज्यों की मांग समाप्त नहीं हुई, ये मुद्दा आगे भी चला। आप देखेंगे 1960-66 में जाकर फिर अन्य राज्य भी बने, और आज भी राज्यों नए राज्यों को बनाने की मांगे चल रही हैं। इसमें मुख्य मुद्दा है कि ये नीचे से उठे जन दबाव द्वारा संचालित था। बिल्कुल है, सही बात है, मास लेवल पर प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद ही सरकार बाध्य होकर राज्यों का पुनर्गठन का गवर्नमेंट ने फैसला लिया था। लेकिन एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, 1920 के दशक में आप पाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से अपने अधिवेशनों में भाषाई आधार पर राज्यों को के गठन की बात कहती थी। ये उसके फ्रेमवर्क का एक पार्ट था। ऐसा नहीं है कि उसके सामने ये कोई नया मुद्दा था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920-30 के दशक में, मेरे ख्याल से 28 के आसपास, ने इस बात को कहा था कि जब हमारी सरकार होगी, यानी जब देश आजाद होगा, तो हम भाषाई आधार पर ही राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करेंगे। और कांग्रेस का भी गठन गांधीवादी दौर में भाषाई आधार पर ही हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत अच्छा सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 और 20 पे हम चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही तार्किक और अच्छा प्रश्न मुझे लगा कि क्या शहरी भारत में जाति लुप्त हो रही है। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो वैश्वीकरण के प्रभाव पर है। दोनों प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्या शहरी भारत में, ग्रामीण भारत की बात नहीं हो रही है इसमें, शहरी भारत यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, ऐसे इलाकों में शहरी भारत में जाति लुप्त हो रही है। अपने उत्तर को उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है,
जातियाँ लुप्त तो नहीं हो रही हैं, पर जातिगत जो जटिलताएँ थी, जो ग्रामीण समाजों में मिलता है, वो शहरों में नहीं मिलता है। वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, इसे लुप्त तो शायद कहना ठीक नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, जातिगत बंधन ज़रूर शिथिल हुए हैं, पर अब भी लोग अपनी ही जातियों में शादी-विवाह करना पसंद करते हैं, तो वहीं जो नया जेन ज़ी तबका है, वो कुछ और ही सोचता है, उसे इससे कोई लेना-देना नहीं है। तो दोनों बातें इस समय चल रही हैं। आप इसके पक्ष में भी देंगे तो अच्छा रहेगा और फ़ेवर में भी दे सकते हैं और देना चाहिए। दोनों तरफ से एक बैलेंस आंसर आपको बताना पड़ेगा। हाँ, फ्यूचर ज़रूर है कि आने वाले समय में शहरों से जातियाँ लगभग शायद समाप्त भी हो जाएँगी, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एंगल ऐसा है कि आरक्षण की वजह से जातियों को ज़िंदा रखा जाएगा, ये भी एक एस्पेक्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के संदर्भ में भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। मैं आपको बता दूं कि उत्तर चेक करते समय मैंने देखा है कि जब भी प्रभाव पूछा जाता है किसी भी टॉपिक का, तो बच्चे 2 मिस्टेक करते हैं। एक ही पैरा में सारी बातें लिख देते हैं, यानी अच्छा और बुरा प्रभाव। तो ये प्रेजेंटेशन का एक मुद्दा आ जाता है। आप दोनों को अलग-अलग करिए, नेगेटिव इम्पैक्ट को अलग दिखाइए और पॉजिटिव इम्पैक्ट को अलग दिखा सकते हैं। जिन लोगों ने दिखाया होगा अच्छा है, पर बहुत कम लोग ही इस तरह से करते हैं। अ, मतलब ये अगर एक पेज है, तो आप मान सकते हैं कि इसके आधे में आपने यहाँ से इंट्रोडक्शन लिखा होगा, अब यहाँ पे आप इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा दीजिए और नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा दीजिए। इस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे तो भी अच्छा है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है टी फॉर्म में प्रेजेंट किए हों, ये भी एक अच्छा तरीका है कि वैश्वीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इस तरह से भी तुलना करके अगर आप दिखाएँगे तो बेहतर होगा। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि कल भी एक पेपर होना है, तो ये अप्रोच अगर आपको आज क्लिक करता है, तो कल आप इसका यूज़ कर सकेंगे। जब भी कोई बात तुलना करके पूछी जाए, तो ये अप्रोच ज़्यादा बेहतर होता है टी फॉर्म में बताना। हाँ, इसमें एक एस्पेक्ट छूट गया है कि जो वैश्वीकरण का जो प्रभाव पूछा गया है, इसमें 3 बातें आती हैं जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। एक तो वो सकारात्मक कि हाँ भाई प्रभाव पड़ा है, दूसरा है नकारात्मक कि हाँ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है और कुछ इलाकों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो न्यूट्रल होता है, उसपे से कोई लेना-देना नहीं है। इस एस्पेक्ट को बहुत लोग छोड़ देते हैं, ये फ़र्क है, इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वैश्वीकरण का प्रभाव पड़े ही, भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है या कुछ वर्गों में कोई प्रभाव नहीं होता। अब जिसको मीड इससे कोई मतलब नहीं है, तकनीक से, मोबाइल से, उससे क्या मतलब? उस पर कोई प्रभाव इसमें नहीं है। युवाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के संदर्भ में युवाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। सभी युवाओं को एक ही कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। पूरा देश बहुत बड़ा देश है, अलग-अलग क्षेत्रों के युवाओं की सोच अलग है। नॉर्थ ईस्ट के युवा जिस तरह से सोचते हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान के युवा शायद वैसे नहीं सोचते। कश्मीर के युवाओं का भी डिफरेंट सोच होगा, साउथ के भी बच्चों का डिफरेंट सोच होगा। उसी के अकॉर्डिंग उनका प्रभाव होगा, खान-पान शैली पे भी असर पड़ता होगा। तो आप ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पूरे भारत के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रश्नों की प्रकृति बहुत सिंपल है। समय के अंदर जिसने लिखा होगा, वो आगे उसके लिए बेहतर होंगी। ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें आप लिख ही ना पाएँ, सारे प्रश्न बहुत ही ठीक थे। प्रश्नों की प्रकृति पेपर 2 में थोड़ा-सा भाषाई जटिलता है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 पर हम अपना अगला वीडियो विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें प्रश्न उस तरह से नहीं है जैसे पेपर 1 में है, वन लाइनर वाले, थोड़े इसमें भाषाई जटिलताएँ हैं और थोड़े से लॉजिकल है। मैं सीधे इसमें क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाता हूँ। आईआर के प्रश्न भी सिंपल हैं, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न भी हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 भी एजुकेशन से संबंधित है, इसलिए मैंने इसको लिया है। बाकी प्रश्नों पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक दूसरा पेपर भी आ जाएगा, तीसरा और चौथा।
ये प्रश्न है, क्या शिक्षा को मुख्यतः राज्य की कल्याणकारी जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए? प्रश्न को ध्यान से जरा सुनिए कि क्या शिक्षा को मुख्यतः राज्य की कल्याणकारी जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए या एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी ज्ञान आधारित राष्ट्र के निर्माण हेतु रणनीतिक निवेश के रूप में? समालोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। तो आपके पास दो विकल्प दिया गया है इस प्रश्न में कि आप शिक्षा को क्या मानते हैं, राज्य की कल्याणकारी जिम्मेदारी है या इसे एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी नॉलेज इकोनॉमी के रूप में, नॉलेज ड्राइवन इकोनॉमी के रूप में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। तो जब देश आजाद हुआ था उस समय विकास की चुनौतियां थी। उस समय सरकार के पास संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि सरकार का जो स्वरूप होगा वो एक लोक कल्याणकारी स्वरूप होगा और शिक्षा का दायित्व सरकार को दिया गया कि आप शिक्षा को डीपीएसपी पे रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर। यानी सरकार के पास ये एक नैतिक दायित्व था कि वो शिक्षा को प्रोवाइड करे, पूरे देश में शिक्षा की व्यवस्था करे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। आजादी के 50 वर्षों तक यही कल्याणकारी स्वरूप गवर्नमेंट के सामने था। आज जब हम आजादी के लगभग 80वें साल पे आ गए हैं, तो इसे केवल हम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्याणकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखकर छोड़ नहीं सकते हैं। आज जमाना बदल गया है और पूरी दुनिया नॉलेज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। जिसके पास नॉलेज है, तकनीकी ज्ञान है, एआई का दबाव है, एआई का उनके पास पकड़ है, आज वो दुनिया में आगे हैं और अन्य देशों को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम आज भी कल्याणकारी स्वरूप को लेकर चलेंगे तो कहीं न कहीं फिर से गुलाम बनने वाली नौबत आ जाएगी। इसलिए शिक्षा को वर्ल्ड लेवल तक पहुँचाने के लिए हमें अपने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है और ये इन्वेस्टमेंट भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ही होगा। तभी हम इस देश को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बना पाएँगे जो एआई पे आधारित हो, डिजिटल इकोनॉमी पे आधारित हो। गवर्नमेंट ने 2047 तक एक विकसित भारत का राष्ट्र का सपना देख रखा है, तो एक राष्ट्र तभी विकसित हो पाएगा जब उसके उसकी शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत हो और वैश्विक स्तर के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हों। आप देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर जब यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग आती है, तो भारत की यूनिवर्सिटीज़ 200 से शुरू होते हैं, 190 प्लस के बाद भारत के यूनिवर्सिटीज़, वो भी आईआईटी वाले शुरू होते हैं। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ का तो शायद स्थान 500 के पीछे होगा। चेन्नई, बैंगलोर का आईआईसी हो या बॉम्बे आईआईटी हो, इनका रैंक मैं देखता हूँ 170-80 के पीछे ही दिखता है। तो अभी ज़रूरी है कि भारत को वापस विश्व गुरु बनना है, अपने प्राचीन वैश्विक पहचान को वापस लाना है। जब हमारे पास नालंदा और विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे वर्ल्ड लेवल के यूनिवर्सिटीज़ हुआ करते थे, जिस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अस्तित्व नहीं था, जिस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं था, उस समय भारत में विश्व के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ थे। लेकिन हम बीच में कहीं न कहीं मार्ग से भटक गए, वो सारी बातें इतिहास की हैं। आज हमें वापस उसी दौर पे जाना पड़ेगा और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक नॉलेज वैश्विक प्रतिस्पर्धी, ज्ञान आधारित राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें इस पे इन्वेस्ट करना होगा। वापस इन्वेस्टमेंट का मुद्दा आ जाता है, सरकार कहती है कि हमारे पास धन नहीं है और उसके जो सुझाव देने वाले आयोग होते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने बजट का 6% तो खर्च करिए, अभी तो आप 4% पे ही लटके हुए हैं। तो ये जो गैप है फंडिंग का, ये बहुत बड़ा इश्यू है, गवर्नमेंट को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। शिक्षा को वैश्विक स्तर पर बनाने का के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास भी किया है। हमारे पास आज 23 आईआईटीज़ हैं, लगभग 21 के आसपास आईआईएम्स हैं। स्कूलों की भी संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेज भी बढ़े हैं, सीटों की भी संख्या बढ़ी है, पर ये बढ़ती जनसंख्या और के लिहाज से अभी भी कम है। इस पर गवर्नमेंट को अभी काफ़ी लंबा प्रयास करना है। शिक्षा के बारे में और इन चीज़ों पर हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगला क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलेगा हम आपके सामने फिर डिस्कशन एनालिसिस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।